बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सेनेट में हुकूमती सेनेटर्स ने तौहीन अदालत के मामले पर अदलिया में शदीद अल्फाज पर तनकीद की है, जबकि दूसरी जानिब हमाद अजहर साहब जो है रूपोशी खत्म करके आज ही मंजर आम पर आए थे, जबकि पुलिस जो है जब उनको गिरफ्तार करने के लिए PTI की मरकजी सेक्रेटरीट पहुंची तो उससे पहले ही पेशावर के लिए जा चुके थे और रऊफ हसन साहब की जानिब से जो है उन पर हमले की जो FIR थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है सेनेट के इजलास में हुकूमती सेनेटर्स की जानिब से तौहीन अदालत के मामले पर अदलिया पर शदीद अल्फाज में तनकीद की गई है। ये पिछले काफ़ी रोज़ से ये सिलसिला जारी है जी। और कशीदगी बहुत शदीद है इस वक्त यहाँ पे अदारों के दरमियान भी और हुकूमती अरेंजमेंट जो है उसके दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान। और अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इतलात ये आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे शायद कुछ देर के बाद तहरीक इंसाफ का एक वफ्द पहुँचे और शायद उसके बाद फिर वो मीडिया से भी गुफ्तगू हो और पस मंज़र में डायलॉग पिछले चंद रोज़ से जारी हैं तहरीक इंसाफ के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के, यानी जमीयत उलमा इस्लाम के, और उसमें कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब। तो ये अभी वक्त कुछ देर में पहुँचेगा, अब हमारे पास जो इतलात हैं, और अभी तक लेकिन नहीं पहुँचा। मीडिया वहाँ पे मौजूद है मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे। एक तो ये डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी यह है कि जो अदालतें हैं वो अदालतों से जो रिलीफ मिल रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उसके ऊपर जो है वो जो हुकूमती बेंचेस हैं वहाँ से जो है वो ख़ास तौर पे, सब तो नहीं कहूँगा लेकिन जैसे फैसल वार्डा साहब की तरफ से तनकीद हुई है अदालत के ऊपर कि भाई ये उन पे जो इल्ज़ाम लगाया है वो क्यों लगाया गया है, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ मुकदमात में फिर रिलीफ मिल रही है उनके रहनुमाओं को, और ये जो टेरियन वाइट केस था इसको अदालत ने जो है वो नाकाबिल समाअत करार दिया। तो उसके नतीजे में यहाँ पे एक आप समझें कि वो केस ही नहीं बन सका, मतलब अदारे जो हैं शायद वो केस ही नहीं बना सके, जिसकी वजह से, और ये जो साइफर केस है ये भी अब देखें किस रुख पे जाता है। कोई 11 माह और 20 दिन के बाद कल रात को रिहा हुए हैं परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाई है वो 11 माह 20 रोज़ के बाद हुई है और वो उसके बाद फिर अपनी रिहाइशगाह पे पहुँचे। पहले ये इतलात आ रही थी कि शायद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिर वो अपनी रिहाइशगाह पे पहुँच गए और आज जो है वो फिर हमाद अजहर साहब भी सामने आ गए और पुलिस पहुंची जब उनको अरेस्ट करने के लिए, तो इस दौरान वो निकल चुके थे वहाँ से। मेरे ख्याल से पेशावर की तरफ वो चले गए, वहाँ से बेल लेंगे या शायद नहीं पहुँचे, जो भी है। लेकिन ये है कि मियाँ असलम इकबाल साहब को भी जो हदायत हुई है, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे हदायत दी है इमरान खान साहब ने कि मंजर आम पे आ जाएँ, तो इसी तरह से मियाँ असलम इकबाल साहब को भी कहा गया कि आप भी मंजर आम पे आ जाएँ। तो वो भी शायद आज या कल में किसी वक्त मियाँ असलम इकबाल जो हैं वो भी मंजर आम पे आएंगे। और इसी तरह से एक बात जो यहाँ इस्लामाबाद में काफ़ी इस वक्त यानी अगर हम कहें कि अगली रिहाई किसकी मुमकिन है, तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमाई जिनकी अगली रिहाई मुमकिन है कानूनी हलकों के मुताबिक, तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी किसी वक्त, आज कल अगले हफ्ते किसी वक्त शायद उनकी रिहाई भी हो जाए। ये भी बात जो है वो कही जा रही है। अब ये जो सूरत हाल सारी बन रही है और उसके नतीजे में फिर इत्तेहाद, एक बड़ा वसी इत्तेहाद बन रहा है। ये जो इत्तेहाद है, ये बात आप जहन में रखें कि ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो रहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो 28 तारीख को जो जब सदारत संभालेंगे वो, तो उनका जो अगला बयानिया है वो क्या होगा। पिछला बयानिया तो उन्होंने माजी की बात की सारी और जो भी हुआ वो हमने सुना। अगला बयानिया क्या होगा, क्योंकि अब उनके सामने अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और अचकज़ई साहब आते हैं तहरीक इंसाफ के साथ और जमात इस्लामी, ठीक है, तो ये जो है ये
आप उस वक्त फिर ज़रा मेरे ख्याल से मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए ये जो शख्सियात सामने आ रही हैं, अख्तर मेंगल, तो एक सियासी तौर पे ये देखना है कि मामला जो है वो किस तरफ ये जो अरेंजमेंट है जिसका सारा बार जो है वो बारह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डाला हुआ है, ख़जाना, दाखिला और मतलब जो बाकी जो वजारतें हैं वो, मतलब है कि ये देखना है कि अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो बिल वगैरह पास हो रहा है पंजाब का, ये वो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इसमें बहुत ज़्यादा, तो एक लार्जर पिक्चर देख रहे हैं पूरे मुल्क की कि भाई IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे, बजट सर पे है और अभी तक हमें पता ही नहीं है कि भाई वो चाइना से रीशेड्यूलिंग हो, बजट तो खैर ज़ाहिर है एक आ जाएगा वो जो फोरकास्ट करके कि भाई इस तरह से बजट बना, ऐसे होगा ऐसे होगा, वो तो आ जाएगा, लेकिन उसका कोई सर पैर नहीं समझ आ रहा। रोज़ एक नई खबर आती है कि जी वो जो है वो गैस के बिल मज़ीद बढ़ जाएंगे, फिर मज़ीद बढ़ जाएंगे, फिर एक और ख़बर आती है मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये और हीट वेव और फिर उसके बाद जो आने वाले दिनों में जो गर्मियाँ और सारे जो मामलात हैं, तो तलखियाँ बढ़ रही हैं बदकिस्मती के साथ। हालांकि इस वक्त एक अंदरूनी हमें बहुत ज़्यादा डायलॉग की ज़रूरत थी, और डायलॉग तो अभी होता नज़र नहीं आ रहा। किन फ़रीक़ैन के दरमियान होगा, कौन कैसे करेगा, क्या करेगा, तो ये अब देखना है किस तरह से। इस्टेब्लिशमेंट तो मुकम्मल तौर पे इस अरेंजमेंट के साथ है। अब अदालतें जो हैं वो शायद उनके साथ खिंचाव एक पैदा हो रहा है, तो वो एक कोई ऐसा मामला नहीं है जो किसी तरह से भी मुल्क के लिए अच्छा हो, लेकिन और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मामला जो है ये किसी बड़े तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि खुश असलूबी के साथ ये मामला तय हो जाएंगे आइन और कानून के तहत। सिस्टम नहीं चल रहा, बुनियादी बात है, निज़ाम नहीं चल रहा, अब क्या करें। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि आज जो फौरी तौर पे पाकिस्तान के जो जो इर्द गिर्द है, मैंने कहा ना कि हर वाक़या जो है वो पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा, और पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो ख़ित्ते और दुनिया के हालात तय करेंगे कि आपने क्या करना है। और ऑलरेडी शायद हम बहुत ज़्यादा इस वक्त ये आइडियल, ये कोई वक्त ही नहीं था कि हमारा अंदरूनी इंतशार ये सूरत अख्तियार करता। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है, और सदर इब्राहिम रईसी का दुनिया से जाना अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ, और बाकी जो शख्सियात आज उनकी वहाँ पे आखिरी रसूमात जो हैं वो तेहरान में और अदा की गई, वहाँ पे आयतुल्लाह ख़ामेनी हमें नज़र आए, लाखों की तादाद में मजमा था और लोग रो रहे थे, सोग में थे। 60 मुल्कों से वफूद पहुँचे वहाँ पे शिरकत की, और उसमें जो है वो यानी लीडर्स के लेवल पे 10 मुल्क गालिबन और 20 के करीब ममालिक जो हैं उनके वज़राए ख़ारजा और बाकी मुल्कों से जो हैं वफूद, जिनमें आप समझ लें कि स्पीकर्स या नायब सदूर या वज़रा, मतलब मुख्तलिफ जो है ना, मतलब 60 मुल्कों की वो नुमाइंदगी थी। प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आए, पहले ऐलान हुआ था कल, लेकिन वो आज वो नहीं वहाँ पे पहुँचे। अब लेकिन जो वहाँ पर ज़ाहिर है पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हुए थे, बाकी लोग पहुँचे हुए थे, और वहाँ पर जो है वो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म थे, आज़रबाईजान का डेलीगेशन भी था, बहुत मुल्कों के वफूद थे, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, इराक़ के वज़ीर आज़म थे, और हमास की क़यादत वहाँ मौजूद थी। इस्माइल हानिया जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और उनकी भी रहबर जो हैं उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, अब ये जो पूरी सूरत हाल यहाँ डेवलप हो रही है इस ख़ित्ते में, ज़ाहिर है, और मैं ये बात कहता हूँ कि अगली जियो पॉलिटिक्स शायद गज़ा के हालात से सामने निकल के आएगी, और ये जो सानिया पेश आया है इसके अब एक इसका फॉलो आउट क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, एक यहाँ पे सवाल चल रहा है। व्हाट नेक्स्ट सिर्फ ये नहीं कि जो ईरान के अपने अंदरूनी अगले सदर देखें ना, अगले चंद दिनों में उनके सदर के नाम हमारे सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो 2 जून तक उन्होंने पेपर्स नॉमिनेशन करनी है, और फिर उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे सामने आएगा उनका नाम। और ये सामने आ जाती है खबरें कि रहबर किसको चाहते हैं, आयतुल्लाह ख़ामेनी किसको चाहते हैं, ये बात सामने आ जाएगी। इसमें जो एक अहम बात आज हुई है, जो थोड़ी सी 2-3 बातें ऐसी हैं जो ज़रा आप यूँ समझें कि गैर मुतवक्को हैं मेरे लिए कम से कम। एक तो ये है कि जो
जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आज आई है, मैं 5th स्लाइड यहाँ पे कोट करूँगा क्योंकि ये ख़बर जो है ज़रा उनकी न्यूज़ एजेंसी को ये कोट करना ज़रूरी है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि महर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से उन्होंने कहा है कि ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की और मैं उन्हीं के मीडिया को कोट कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो एडवांस्ड ईरानियन ड्रोन्स इक्विप विद SAR रेडार एज वेल एज रेस्क्यू टीम्स ये वहाँ पे पहुँच गए फौरी तौर पे। ठीक है, ये इसके फ़ौरन बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के फ़ौरन बाद, लेकिन हार्श वेदर था और जो जोग्राफिकल कंडीशंस थी वो ख़राब थी। ऑपरेशन रात तक हो गया। फिर उसमें ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क टर्की से कहा कि आप रेस्क्यू के लिए आएँ। अच्छा, अब जो ईरान की फोर्सेस हैं वो ये कह रही हैं कि टर्की ने एक जो है UAV भेजा, ठीक है ना, जो ड्रोन, और उसमें नाइट विजन भी था और थर्मल कैमरास भी थे, लेकिन मुसलसल कोशिशों के बावजूद वो जो उनका ड्रोन था वो डिटेक्ट करने में जो है वो नहीं कर सका। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली अनाउंस द लोकेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर क्रैश, सो दे रिटर्न टू टर्की। वो टर्की वापस चले गए और फिर मंडे मॉर्निंग को एग्जैक्ट लोकेशन जो है हेलीकॉप्टर की वो डिस्कवर की ग्राउंड रेस्क्यू फोर्सेस ने, ईरान की और ईरानियन ड्रोन्स ने, जो कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन से वापस आए थे। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने शुक्रिया अदा किया कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ द स्टाफ, जनरल स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस ने, कि ये जो है ये ख़ास तौर पे रशिया, चाइना और फ्रेंडली कंट्री टर्की का। लेकिन उन्होंने वजाहत की कि जो तलाश है वो टर्की की तरफ से पहले अनाउंसमेंट्स हो चुकी थी कि उनके लेकिन ईरान ने आज ये वजाहत की कि नहीं, उनके ड्रोन वापस चले गए थे और जिस ड्रोन ने तलाश किया वो मलबा वो ईरान के अपने जो है वो ड्रोन्स थे। अच्छा, एक तो ये वजाहत जो है आज होना, ये ज़रा मेरा ख्याल है कि ये इसकी अहमियत है कि ईरान ने इसकी वजाहत की है। दूसरा ये है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने, 3 मुल्कों ने आज आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। सही। अच्छा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया तो ये तो इसमें ये इन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि हम जो हैं वो 28 मई से पहले इन्होंने कहा था कि हम जो है वो आज़ाद रियासत को तस्लीम कर लेंगे। और EU की कोई पहला मुल्क नहीं है EU का जिसने इसको ये फ़ैसला किया हो। इससे पहले जो है वो कई साल पहले सबसे पहले जो मेरे ख्याल से जिस मुल्क ने तस्लीम किया था पैलेस्टाइन को, ये मैं अगर 2014 का गार्डियन सेकंड हम यहाँ कोट कर देते हैं तो ये पहला मुल्क जो था वो स्वीडन था। 30 अक्टूबर 2014 का गार्डियन हम दिखाएं तो स्वीडन ने सबसे पहले EU का मुल्क था। स्वीडन बिकम्स फर्स्ट EU मेंबर ये 2014 में। अच्छा, और उन्होंने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ किया था। अब तक जो है वो बल्गारिया, कब्रस, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड, रोमानिया, ये सारे मुल्क जो हैं ये फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन आज जो ऐलान हुआ है उसमें नॉर्वे की अहमियत मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा है। वैसे तो आयरलैंड, स्पेन सारे, लेकिन नॉर्वे की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि नॉर्वे में ओस्लो एकॉर्ड होते रहे हैं। उनका कैपिटल जो है वो ओस्लो है। और ओस्लो जो है वो जगह है जहाँ 90 की दिहाई में जो है वो मुआहदे हुए, जिनके नतीजे में फिर आपको जो है वो यासिर अरफात वाइट हाउस में हमें नज़र आए इसराइली क़यादत के साथ, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी और सारा। तो इस वक्त ओस्लो जो है वो नॉर्वे चूँकि मीडिएट करता रहा है और गहरी उसकी नज़र रही है ये पूरे फ़लस्तीन और इसराइल के साथ मामलात पे, क्योंकि मैंने कहा ना ओस्लो एकॉर्ड वहाँ हुए हैं। तो नॉर्वे का इसमें से यहाँ पे आके एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, इसके ऊपर अमेरिका ने ये रिएक्ट किया है कि भाई मुल्क खुद, अच्छा बरतानिया भी कह चुका है इससे पहले कि मुज़ाकरा शुरू होंगे तो हम मान लेंगे फ़ौरी तौर पे। फ्रांस भी कह चुका है। आज फ्रांस की तरफ से कहा गया कि भी हालात साजगार नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेरिका की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है उस पर कि भाई मुल्क जो हैं वो निगोसिएशंस के ज़रिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होगी, लेकिन ये कि ख़ुद तो एक तरफ़ा ऐलानात नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका के लिए ये बात काफ़ी
इस वक्त जो है वो यानी वहाँ पे डिस्कस भी हो रही है कि ये देखें जो फ़लस्तीनी मामला था ना, ये बिल्कुल फ़लस्तीन और इसराइल का मामला ऐसा था कि ये अमेरिका की डोमेन थी कि इसको अमेरिका ही तय करेगा, कि अमेरिका ही ओस्लो मुआहदे कराएगा, अमेरिका ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनवाएगा, अमेरिका ही ये करेगा, अमेरिका। अब उसमें जो है ना सिर्फ ये कि रशिया और चाइना एक बड़े प्लेयर हैं, बल्कि उसमें जो यूरोप के मुल्क हैं वो भी अपने फैसले खुद कर रहे हैं। अमेरिका ने तो नहीं माना ना अभी तक फ़लस्तीनी रियासत को, लेकिन यूरोप के मुल्क जो हैं और ख़ास तौर पे ये जो मुल्क हैं आयरलैंड और स्पेन और जो नॉर्वे, तो ये मुल्क जो यूनिलेटरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस पे अमेरिका का एक वाइट हाउस का रिएक्शन आया है कि भाई इस तरह से निगोशिएशंस के ज़रिए बनेगी फ़लस्तीनी रियासत, इस तरह नहीं बनेगी कि एक एक करके मुल्क तस्लीम करना शुरू कर दें। अच्छा, ये तो एक ख़बर है जो ज़ाहिर है हमने सारी सुनी, और लेकिन जो दूसरी मैंने आपसे कहा ना कि एक तो ये ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ है, दूसरा जो मेरे लिए थोड़ी सी गैर मुतवक्को और एक बदलते हुए हालात में एक इंटरेस्टिंग इसमें जो ट्विस्ट है आज एक स्टोरी में, और वो जो है वो ये है कि मिस्र और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मिस्र और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं या कशीदा हो रहे हैं। अच्छा, ये जो CNN ने एक आज गैर मामूली रिपोर्ट शाये की है, CNN ने, और ये जो रिपोर्ट है CNN की, ये रिपोर्ट ही कह रही है कि जी मुआहदा तय पा गया था। ये इन्होंने मिस्र पे इल्ज़ाम लगाया है CNN ने। इजिप्ट ने मुआहदे का जो ड्राफ्ट था उसको चेंज कर दिया, जो हमास को दिया वो चेंज कर दिया। ये मैं यहाँ पे CNN की अगर हम उसकी दिखा सकें स्लाइड, ये 15th जी, वही कहते हैं, CNN ये रिपोर्ट दे रहा है, और ये बड़ी अजब रिपोर्ट है। वही कह रहे हैं कि जी मिस्र ने वो जो हमास को डील दी, यानी डील का जो मुसव्विदा था, उसको उनके इंटेलिजेंस ने क्वाइटली चेंज कर दिया और वो बदल दिया जो कि इसराइल जिस पे तैयार हुआ था। अच्छा, यहाँ पर फिर वो जब आगे चलते हैं इसमें, तो वही कहते हैं कि ये जो है ये बात बड़ी हैरानकुन थी। 6 मई को ये हमास इस पे राज़ी हो गया, लेकिन ये कतर को भी नहीं पता था और अमेरिकन को भी नहीं पता था कि ये मुआहदा जो हमास को दिया गया है वो तब्दील हो गया। अच्छा, ये CNN दे रहा है स्टोरी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि चेंजेस जो उनकी इंटेलिजेंस ने इजिप्ट के चेंज किया, ये अमेरिका, कतर, इसराइल तीनों को नहीं पता था, इसलिए तीनों लोग चले गए। वी आर ऑल डब्ड। अच्छा, उसके बाद वो अब यानी ये इल्ज़ाम, अच्छा ये जब हुआ CNN के मुताबिक, तो बिल बर्न्स भी वहीं मौजूद थे। अच्छा, उनको भी नहीं पता था, उनको भी, ही वॉज एंग्री, बर्न्स वॉज एंग्री एंड एम्बेरस्ड। द सेम पर्सन सेड, ये जो सोर्स है CNN को ये बता रही है, बिलीविंग इट हिम लुक दैट ही वॉज इन द लूप, या इनको बताया नहीं गया था, हैडंट इन्फॉर्म द इजराइलीज ऑफ द चेंजेस। अच्छा, ये मलबा डाला गया है अब इजिप्ट पे। अच्छा, लेकिन उसके बाद आगे चलें तो फिर वो एक उनके इंटेलिजेंस ऑफिसर का वो नाम भी ले रहे हैं, अब्दुल खालिक, ठीक है। अच्छा, निगोशिएशन के अब्दुल खालिक जो हैं वो उन्होंने इसराइल को कुछ और बताया और हमास को कुछ और बताया। अच्छा, अब्दुल खालिक जो हैं ये नायब वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ हैं। इनको CNN ने इनके ऊपर डाल के इन्होंने कहा कि अदर मीडिएटर्स इन्फॉर्म नहीं थे और ये जो है ये मामला ख़राब हो गया। फिर वो आगे जनाब इसको कहते हैं कि हमास अपने लोगों को बता रहे थे कि हमारी जो डील कल तक साइन हो जाएगी, और सब लोग ये समझ रहे थे कि ये इजिप्ट ने वही डॉक्यूमेंट दी है जिस पे इसराइल ने साइन किया है, लेकिन कतर और अमेरिका उससे उसका उनको इल्म ही नहीं था। अच्छा, ये बहुत एक अनयूजुअल स्टोरी है। उसके बाद सेकंड सोर्स कह रही है इजिप्ट sought to blur the lines between the original framework and the Hamas response. हमास को उन्होंने खुश कर, अच्छा जब रिक्वेस्ट की गई तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कहा कि ये हमेशा कुछ पार्टीज बीच में मीडिएट जो मुल्क कर रहे होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं, और ये अच्छा ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मिस्र के ऊपर और कतर के ऊपर जो मीडिएट करने आता है उसके ऊपर इसराइल इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन ये स्टोरी CNN ने दी है, तो ये इसराइल की स्टोरी नहीं है। इजिप्शियन मीडिया अब इस पर जाहिर है कि वो इस पर बहुत शोर कर रहा है, और उसके बाद जो है वो इजिप्शियंस ने कहा कि ये हमेशा जो मीडिएट करने को, और ये इजिप्ट इज सरप्राइज बाय द अटेम्प्ट्स ऑफ सम पार्टीज टू डेलिबरेटली इंसल्ट द इजिप्शियन एफर्ट्स टू रीच अ सीज़फायर। अच्छा, उसके बाद जो है ये इन्होंने इल्ज़ाम लगाया और फिर उन्होंने कहा कि ये आने वाले दिनों में अगर टॉक्स, अब ये CNN ये कह रहा है कि अगर टॉक्स रिज्यूम हुई
तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कतरीज उसमें नेक्स्ट राउंड में बड़ा रोल प्ले करेंगे। कभी कतर पे आ जाते हैं, कभी इजिप्ट पे आ जाते हैं, कभी इजिप्ट पे आ जाते हैं, कतर पे आ जाते हैं, कभी तुर्की पे। मतलब ये एक रौला इन्होंने डाला हुआ है जो मुझे नहीं पता इसके पीछे नेतन्याहू हैं या अमेरिकन हैं कौन है, लेकिन इसके नतीजे में ये अनयूजुअल खबर है। मतलब इस तरह की रिपोर्ट अमूमन CNN इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देता नहीं है, जो CNN ने आज दी है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर फिर इजिप्ट की तरफ से उनकी तरफ से रिएक्शन है। 19th स्लाइड में, क्योंकि सेंसिटिव खबर है तो इसको इजिप्ट टुडे कह रहा है कि CNN यूज नॉन क्रेडिबल सोर्सेज इन रिपोर्ट ऑन गजा सीजफायर नेगोशिएशंस। मतलब ये जो है बिल्कुल उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है। और उसके बाद जो है वो उनका जो एहराम है 16th, वो भी कह रहा है कि इजिप्शियन मीडिएशन के ऊपर जो है वो ये ख़राब करके ये सारे मामलात को इजिप्ट को बीच में लाया गया है। अच्छा, साथ ही वो कह रहे हैं कि इजिप्ट जो है वो प्रायोरिटाइज करता है नेशनल सिक्योरिटी को और पैलेस्टीनियन राइट्स को और तमाम जो माहदे हैं उनकी ऑब्लिगेशंस को, लेकिन वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है। और ये जो अब बात है सारी, ये जो बात है, और इसी तरह से इजिप्ट टुडे कह रहा है 20th कि कोई ऑपरेशन नहीं हुई इजिप्ट और इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से रफा में। अच्छा, यहाँ पर जो है ये तो पूरी पिक्चर जो है ये अनयूजुअल है कि अच्छा, यहाँ पे अटलांटिक काउंसिल की भी आज एक रिपोर्ट आई है, उसको अगर कोई देखना चाहे तो उसको भी देख सकता है। अटलांटिक काउंसिल एक बड़ा थिंक टैंक और वहाँ का अमेरिका का। रफा इन्वेजन माइट किल पीस बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। अच्छा, तो वो जो बात हो रही है ना कि जी एक महदूद ऑपरेशन होगा रफा में, तो इजिप्ट ने एक तो इसको क्लियर किया। दूसरा ये है कि वो मुआहदा ख़त्म करने का मलबा जो है वो डाल दिया इजिप्ट पे। इजिप्ट ने उस पर बड़ा सख्त रिएक्ट किए कि भाई हम जो हैं, अच्छा कतर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन ये हमने देखा था कि उन दिनों जो बात हो रही थी तो कतर के लोग भी पहुंचे थे, फिर चले गए थे वापस। फिर क्या हुआ था, जैक सुलेमान आए, वो भी अभी ये कहानी खुलनी है कि ये क्या दोबारा कत्लेआम का लाइसेंस मिल गया रफ़ा में। आज फिर शहादतें हुई हैं और महदूद ऑपरेशन के नाम पर वहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसके ऊपर इजिप्ट ने कहा है कि हम तमाम मुआहदे जो हमने किए हैं माजी में वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए किए हैं, जिसमें ये जो इलाका है रफ़ा का, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, और अगर होगा तो ये वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम ताल्लुकात ख़त्म करेंगे। और ये अटलांटिक काउंसिल कह रहा है कि इट माइट किल पीस। ये दोबारा अगर हम देखें अटलांटिक काउंसिल की 14th उनकी जो रिपोर्ट है, पूरी डिटेल रिपोर्ट है कि रफ़ा इन्वेजन माइट किल पीस बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। अब ये जो है ना, ये बड़ा अनयूजुअल है कि मिस्र और एक CNN की रिपोर्ट आई है, और CNN की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है उनकी, जिसमें उन्होंने सोर्सेज से भी बात की है अमेरिका में भी, और उन्होंने बात की है इस पे इजिप्ट ने इनकार किया। उन्होंने कहा जो दरमियान में आता है उसको ये मीडिएट करने के लिए उस पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। इसराइल का मीडिया इसको प्ले अप कर रहा है। अरब ममालिक में खामोशी है, लेकिन मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज तेहरान में थे। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है कि जिसमें पहले तो हमने कल देखा कि वाशिंगटन पोस्ट में डेविड इग्निशियस की जो रिपोर्ट आई कि जी एक महदूद ऑपरेशन पर रजामंदी जाहिर कर दी है बाइडन इंतज़ामिया ने, और वो महदूद ऑपरेशन जो है वो उसके फ़ौरन ही बाद ये रिपोर्ट आई कि जी जो मुआहदा था वो इसलिए ख़राब हुआ कि इजिप्ट ने जो है वो एक और हमास को कुछ और दिया और यहाँ तब्दील कर दिया मुआहदा, और इनको कुछ और दिया, और अमेरिकन को भी नहीं पता था इसराइल को भी। तो ये उस वक्त हो रहा है सारा जब अच्छा सऊदी अरेबिया ने बहुत स्ट्रेट, बहुत वाज़ेह पोजीशन ले ली है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया है कि किसी किस्म का आगे मामला जो है वो बातचीत नहीं होगी जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आ जाएगा उनकी तरफ से इस पूरे मामले पे, क्योंकि वो तो वही बात करेंगे ना जो उनसे आके की थी एंथनी ब्लिंकन ने। और एंथनी ब्लिंकन ने गालिबन ये कहा था कि एक महदूद सऊदी अरेबिया तो ये महदूद ऑपरेशन और ऐसी कोई बात उनकी तरफ सामने नहीं आई, बल्कि सऊदी अरेबिया तो ये दो रियासती हल के ऊपर वो तो बहुत आगे, सऊदी अरेबिया और सारे मुल्क, मतलब इसके ऊपर ये ऐसी है सूरत हाल फ़लस्तीन की, क्योंकि यहाँ पे अभी 36,000 तादाद हो गई है शहादतों की या क्या हो गई है, बहुत अरसा गुजर चुका है, इनको अभी तक ISN नहीं मिल रहा, ठीक है। और अमेरिका की कितनी इंटेलिजेंस उनको फराहम हुई है, इसराइल की कितनी हुई है, और मुल्कों ने रिस्ट्रेन किया हुआ है। ये देखें, ये जो सानिया पेश आया ना सदर इब्राहिम रईसी का, मैं नहीं जानता कि इसमें अब इसकी ज़ाहिर है कि जो सदर इब्राहिम रईसी का जो मैयत है वो मशहद भेज दी जाएगी तदफीन के लिए,
और तमाम जो बाकी उनके साथ जो लोग जांबक हुए हैं इसमें इस आने में, वो भी उनकी भी कल तदफीन हो जाएगी अपने अपने आबाई गांव या शहरों में। और उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये तेज़ी के साथ सामने आएगी, क्योंकि वहाँ की जो इस मरहले पे ये सारा कुछ होना, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क ये बिल्कुल इस वक्त ईरान और यानी कोई आपस में, यानी ये जैसे मिस्र और कतर के ऊपर अब बात डाल दी ना कि कतर जो था वो तैयार था और अगला मुआहदा कतर करेगा। कतर जब कर रहा था तो नेतन्याहू साहब ने कतर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये बात अमेरिकन मीडिया में इस तरह से नहीं आई कभी भी। इसको इजिप्ट ने तो डिनाई किया है, कतर की तरफ से खामोशी है। लेकिन कतर, आपको पता है कि फ़लस्तीन के हवाले से कतर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का भी शिकार रहा है, उसने किरदार भी अदा किए बहुत ज़्यादा। लेकिन ये, और कतर के जो जज़ीरा के हवाले से उनके जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं और उनके अहल खाना शहीद हुए हैं, रिपोर्टिंग के हवाले से आज उन्होंने एपी का दफ्तर वगैरह बंद कर दिया था, वहाँ से लाइव फीड बंद कर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद चंद घंटों के बाद उसको दोबारा इसराइल ने खोल दिया। लेकिन ये जो एक मामलात है ना, ये मामलात एक बड़ी पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये कि सदर इब्राहिम रईसी का मामला, ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जी हमारे ही ड्रोन्स ने तलाश किया मलबा। अच्छा, इसमें और फिर उसके साथ ही जो है वो ये वहाँ पर किसी सीज़ फायर तक ना पहुँचना बल्कि इजिप्ट के ऊपर डाल देना, ये मैं बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूँ। ये अजब स्टोरी है CNN की, और इसको डिनाई कर रहा है इजिप्ट भी और बाकी। वो एक मतलब अजीब सी बात है कि वो एक मुआहदा साइन हुआ है तो वो सारे लोग बैठे हुए, तो इनको एक और दे दिया उन्होंने, इनको एक और दे दिया, और लाइन तब्दील करके, और वो भी मान गए, वो भी मान गए। बाद में पता चला, मतलब एक अजब सी स्टोरी है कि ये स्टोरी किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही। लेकिन इससे ये पता ये ज़रूर चल रहा है कि दरमियान में कहीं बहुत गड़बड़ हुई है, क्योंकि जैक्सल 1 का आना जो था उस तो तकरीबन तय था, और उससे पहले जो मुआहदा होने जा रहा था कि भाई इसराइल भी मान गया और ये भी हो गया और एक डेलीगेशन भी वहाँ चला गया और सारा। तो इस मरहले पे अब इजिप्ट को कभी इजिप्ट एम्बेरस किया जाता है, कभी किसी को एम्बेरस किया, जो मैंने कहा ना मीडिएट करने आता है दरमियान में, उसके ऊपर नेतन्याहू चढ़ाई कर देता है या वहाँ से उनकी प्रो इसराइल लॉबी कर देती है। तो अब ये, लेकिन अब पीस कैसे आएगा, ये अमन और सीज फायर कैसे होगा? और सऊदी अरेबिया ने क्लैरिटी के साथ, सऊदी अरेबिया बाकी मुल्क जो है वो एक तरफ बैठे हैं कि दो रियासती हल के अलावा सवाल ही पैदा नहीं, बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट्स और सारे माहदे जो भी हो रहे हैं वो जाएंगे। लेकिन ये जो मामला है ये आगे उस वक्त बढ़ेगा, और उनकी एक स्टेटिक पोजीशन है। एक हद अगर ये क्रॉस हो गई, देखें ये ईरान में बहुत बड़ा सानिया पेश है। अगर मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ वस्ता, मशरिकी एशिया और ये आपका वस्ती एशिया और अफ्रीका, और डिस्टेबलाइजेशन है बहुत सारी जगहों पे। तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दाखिली इंतशार ना पैदा हो, आपके अंदर सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो मईशत की वजह से, ये गैस की कीमतें, ये फलाना ढिमाकना और बाकी सारी बेकार की बातें हैं। सिक्योरिटी क्राइसिस आपके यहाँ पैदा हो रहा है, जो कि बॉर्डर, वो जो कांस्टेंट फैक्टर है ना, बॉर्डर्स पे दहशतगर्दी, और फिर ये कि शहरों के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये जैसे रऊफ हसन साहब के साथ कल मामला पेश आया, उन्होंने कहा कि मैं FIR को नहीं मानता, और रऊफ हसन साहब जो हैं वो आज उनको देख के मैंने कल भी बड़े कंपोज थे। फवाद हसन फवाद साहब के भाई हैं ये, फवाद हसन फवाद साहब जो हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, ये उनके भाई हैं। और कल जब ये सारा, अगर 2 मिनट हो तो मैं उस पर बात करूं, कल ये जब वाक़या पेश आया तो इंतहाई कंपोज थे। जो मैंने आपसे बात की ना कि वो ये जो बात हो रही है कि उन्होंने गालियां दी और ये किया और वो किया, वो जो ख्वाजा सारा थे, बिल्कुल ये वाक़या, वो जब मैंने उनको देखा है, जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो वो जो हैं वो बस वही अपना टेलीफोन के, वो टेलीफोन और ग्लासेस, और उसके साथ वो बिल्कुल कंपोज रहे। और मेरे लिए बड़ा, एक तो ये कि इतला रात को आई कि उनको 19 टांके लगे, 19 स्टिचेस लगे हैं, जो ज़ख्म इतना गहरा था। मुझे नहीं पता कि वो ब्लेड जो नज़र आया है वो ब्लेड उसी ब्लेड से हुआ है या कोई और, जैसे होती है ना कोई, जैसे पथरी होती है या इस तरह से कोई टीन वगैरह की, तो वो उससे कट लगाए सारा। डॉक्टर्स क्या उसके ऊपर उन्होंने मेडिको लीगल बनाई है, वो मैंने देखी। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बार बताऊं कि ये मेरे लिए वो था कि वो आज ही वहाँ से डिस्चार्ज हुए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। तो ये अब इश्यूज़ जो है ना, इसको यहाँ से ज़्यादा तलखी और कशीदगी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिस्टम ने ऊपर नीचे होना है, ऊपर नीचे होना है, जो भी कुछ होना है तो बातचीत से हो, वो एक वायलेंस की तरफ ना जाए।
मतलब वायलेंट होके ना, बदमजगी के तौर पे। लेकिन ये तो चल तो नहीं रहा ना। अब वो नवाज शरीफ साहब उसको यानी जो भी कुछ करना है किसी ने, वो उसकी हुकूमत चूँकि उनकी, मैं नवाज शरीफ साहब का जिक्र करता हूँ, हुकूमत उनकी है शहबाज शरीफ साहब की, वो इसको काम डाउन करें इस सारे मामलात को, कि ये मामलात जो हैं ये खराबी, मज़ीद ख़राबी की तरफ ना जाएं। अदारों का तसादुम, ये आपस में कशीदगी होना, ये मुल्क के इशूज़ अवाम के कुछ और हैं बिल्कुल इस वक्त, और ख़ित्ते के और आलमी हालात बिल्कुल कुछ और हमें बता रहे हैं या डिक्टेट कर रहे हैं कि आप ऐसा करें। अब तो मैं लफ्ज़ डिक्टेट कहूँगा कि वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप ऐसा करें और यूँ करें भाई आप, और हम बिल्कुल उसके मुखालिफ सुन पे जाने पे तुले हुए बहैसियत कौम। तो ये मेरे नहीं ख्याल कि ये जो है ना, ये इस तरह से सस्टेन कर सकता है ज़्यादा अर्से तक। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है, ये सिलसिला जो है कैसे रुकेगा? ये कहीं ना कहीं तो उसने रुकना है और चंद दिनों में रुकना है, वरना मैंने जैसे पहले बयान किया कि ये हालात ठीक नहीं है। एक तो बजट का अभी नई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कल उनकी टीम शायद चली जाएगी वापस, ही आज चली जाएगी, और इख्तलाफात बरकरार हैं। अब वो वहाँ जाके क्या उनका बोर्ड बैठेगा, स्टाफ लेवल, बाकी जो भी मामलात हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन लेना है पाकिस्तान ने, वो किन शराइत पे होगा, अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। जो ये सारे मामलात तो यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन एक और वाक़या ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा जिस पे कमेंट करना चाहूँगा, और वो जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पेश आया है। ये सिंगापुर एयरलाइंस का जो त्यारा है, ये हीथ्रो लंदन से ये सिंगापुर आ रहा था। अभी जो फ़्लाइट का टाइम है, ये है कोई 11 घंटे 12 घंटे लंबी फ़्लाइट है। तो जब 10 घंटे गुजर गए फ़्लाइट को, मुसाफिरों को 140, 130, 140 के करीब से मुसाफिर, तो ये 37,000 फुट की बुलंदी से ये त्यारा 3 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट्स, ये 6,000 फुट नीचे आया है, और यानी गैर मामूली टर्बुलेंस। और बोइंग त्यारा, और उस वक्त जब ये वाक़या पेश आया, अच्छा, एक मुसाफिर की डेथ भी हो गई जहाज़ में, और कई जो हैं उसमें ज़ख्मी हैं लोग शदीद, और बड़ा अनयूजुअल वाक़या। और स्वैक कोड जहाज़ ने भेजा कि जो एमरजेंसी, मतलब बिल्कुल आप समझेंगे एक तरह से मिडे के आगे पीछे कहीं, उसकी टेक्निकलिटीज़ 4 डिजिट कोड होता है, वो जहाज़ ने भेजा। टर्बुलेंस होती है जहाज़ों में जेट स्ट्रीम्स की वजह से, या माउंटेन्स के ऊपर, या ये कि टर्बुलेंस जो लोग सफ़र करते हैं तो एक ख़ास पता होता है पायलट्स को भी कि भाई वो टर्बुलेंस आगे आ रही है, तो अपनी बेल्ट्स वगैरह बांध दें, अनाउंसमेंट होती है। लेकिन ये अनयूजुअल टर्बुलेंस में 3 मिनट के अंदर वो जहाज़ जो है वो 6,000 फीट नीचे आ गया। फिर जहाज़ ने कोशिश की ऊपर उठने की, तो वो ऊपर नहीं उठा और नीचे की तरफ आया, तो फिर वो टर्न कर गया। और ये वाक़या सारा ये म्यांमार के जो पानियों के पास उनका जो वाटर बेसिन है, वहाँ पर ये फ्लाई कर रहा था। और कुछ ही देर के बाद, उस वक्त मील्स वगैरह सर्व हो रहे थे फाइनल, और वो जहाज़ में ज़ाहिर है कि कुछ घंटा या 1 घंटा रह गया होगा उसकी लैंडिंग। उसके जहाज़ टर्न हुआ, और जहाज़ टर्न होके जो है वो लैंड हो गया बैंकॉक में। अच्छा, अब ये अनयूजुअल है बड़ा, इसलिए क्योंकि इसको बताना इसलिए बयान करना ज़रूरी है कि ये जो टर्बुलेंस है और ये सारे मामला, तब जो जाहिर है कि 777 जदीद त्यारा, सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से, उनके पायलट्स भी और सारे, तो लेकिन ये एक बड़ा वाक़या जो है ये पेश आ सकता था, कोई ख़तरनाक वाक़या भी पेश आ सकता था, क्योंकि टर्बुलेंस में इस तरह जहाज़ का नीचे गिरना, और मतलब नीचे गिरना यानी ऊपर ही एटमॉस्फेयर में, लेकिन 6,000 फीट नीचे आना अचानक। और इस तरह से अगर जहाज़ की हम फुटेज देखें तो जहाज़ अंदर से बिल्कुल, और कई लोग अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं, और ये सारा तो तहकीकात हो रही हैं। और ये उसी वक्त, ये टाइम इसका आगे पीछे ही है, एक आध दिन या चंद घंटे जब ये ईरान के अंदर वाक़या पेश आया। और वहाँ पर जब जहाज़ लैंड हुआ बैंकॉक में, तो वहाँ पर भी शदीद मौसम ख़राब था, लेकिन ये कि और कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो जहाज़ लैंड होता, तो खैरियत से जहाज़ लैंड हो गया बड़ी अच्छी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, और आपस में किसने क्या बात क्या कही थी, जैसे मैंने कहा ना, अचानक ही इजिप्ट की आ गई ये कहानी, ये बिल्कुल नहीं थी कहीं कि इजिप्ट ऐसा करेगा, CNN चला रहा है उसको,
इजिप्ट ने उस पर रिएक्शन दिया है, कतर खामोश है। अच्छा वो कह रहे हैं अगला जो है अब तो कतर करेगा जी, पहले वो कहते थे इजिप्ट करेगा, कतर नहीं करेगा, आप करेंगे ये। तो ये मामलात और वो रफ़ा के ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की हुई है। अब यह है कि ये दरमियान में ये सानिया पेश आ गया, इस सानहे से क्या तहकीकात सामने आती हैं, ये एक्सीडेंट था, ये कोताही थी, ये सारी मतलब सवाल उठेंगे ना, उठे हुए हैं सवाल, अनयूजुअल ये वाक़या पेश आया है। ईरान के सदर का 3 हेलीकॉप्टर्स थे, एक में क्यों बैठे, फिर पुराना क्यों यूज़ हो रहा था, बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो वो जाहिर सी बात है क्योंकि प्रेसिडेंट मुल्क का और साथ उनके और इन हालात में जो कि हालात हैं मिडल ईस्ट के, और तो ये है कि अब इसमें अच्छा ये भी सवाल है कि भाई रशिया से उनका डिफेंस के माहदे हैं सारे और चाइना से हैं बाकी, तो वहाँ से क्यों नहीं ऐसे प्लेन्स ले लिए। तो अभी इसके ऊपर अभी ज़ाहिर एक सोग है, एक मातम है वहाँ पे, और पाकिस्तान में भी बड़ा दुख है, लेकिन सवालात तो उठेंगे कि भाई ये कैसे हुआ मामला, और अब आगे की जो सूरत हाल बनेगी मशरिक़ वस्ता की, उसमें क्या मामलात किस तरह जाएंगे। 3 यूरोप के मुल्कों ने आज ही ऐलान कर दिया, वारंट्स के ऊपर कई मुल्कों ने कह दिया, फ्रांस जर्मनी समेत के हम अमल दरामद करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि तमाम मुल्क इस पर पाबंद नहीं है ICC के, लेकिन मुल्क इंडिविजुअली ऐलान कर सकते हैं। तो कई मुल्क यूरोप के ऐलान करते जा रहे हैं कि हम तो नेतन्याहू को पकड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो कि हमास की क़यादत को भी डाल दिया। अब इसमें नेतन्याहू को उन्होंने, यानी नेतन्याहू और EIS अनवर एक ही लेवल पे हैं इसमें, तो वो एक अजीब सा हो रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पे मतलब मैं तो वज़ीर आज़म था, ये मेरे सामने जो है आपने वो इस्माइल हानिया को और EIS अनवर को लाके खड़ा कर दिया। मतलब मेरे वज़ीर दिफा के मुकाबले में EIS अनवर है और इस्माइल हानिया के मुकाबले में मेरा आपने निकाल दिया वारंट बैनुल-अक़वामी अदालत ने। तो वो जो है वो इसके ऊपर भी एक नया। अच्छा वो जो पैनल बना है जजेस का, जजेस यानी प्रोसिक्यूटर जो हैं उसके, उसमें एक खातून है जिनका नाम है अमल। वो अमल जो हैं ये बैरूत में इनकी पैदाइश हुई। थोड़ी सी दिलचस्पी शायद लोगों को इसमें हो इस बात में कि वो अमल जो हैं ये बैरूत में से इनका ताल्लुक़ है, और उसके बाद ये जो है ये बरतानिया में जाके ये वहाँ पे मुकीम हुई, और अमल फाउंडेशन जो है वो ये वहाँ पे चलाती हैं। और ये मारूफ़, ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी, ये इंतहाई मारूफ़ हॉलीवुड के जो एक्टर हैं जॉर्ज क्लूनी, ये उनकी अहलियाँ हैं। तो ये अमल क्लूनी है, ठीक है ना। तो जॉर्ज क्लूनी जो है ये उनकी अहलियाँ हैं, और मतलब है कि अब ये बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं प्रोसिक्यूट करने में, जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से नेतन्याहू के ख़िलाफ़, कि उसके वारंट्स और ये सारा मामला उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बहरहाल ये अब सूरत हाल किस तरफ जाती है ये हमने देखना है, लेकिन ये कि बहरहाल कशीदगी ख़त्े में भी बढ़ रही है, एक इंतशार है दरमियान में, सोग है, मायूसी सी, ये जो ईरान में जो भी कुछ हुआ है, और ये भी कि परेशानी भी कि अब आगे कहाँ मामला जाएगा वहाँ पे गज़ा में। और फ़लस्तीनी तो बड़े खुश बैठे हुए थे, दुनिया सारी देख रही थी वो मुआहदा सीज़ फायर होता है आगे, दरमियान में सानिया पेश आ गया। और पाकिस्तान के अंदर ये दुनिया डिक्टेट कर रही है, हालात डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको इंतशार नहीं बढ़ाना, और हम वो काम कर रहे हैं जो बदकिस्मती से दूसरी तरफ मुल्क के अंदर मईशत और सोशल अनरेस्ट और ये सारा। तो बहुत ज़रूरत है जल्द से जल्द इन तलखियों को ख़त्म करें ताकि मुल्क आगे चले। सिस्टम तो नहीं चल रहा, लेकिन कुछ तो कोई तो इसका हल होगा ना, यानी इसका जो कहते हैं ना कल्मिनेटिंग पॉइंट है, तो कोई ना कोई तो है ना। तो वो क्या है, अब जो भी है उसमें मुफाहमत से बैठ के आगे जो भी कुछ है तो वो तय करना पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। और हालात और ख़ित्ते के हालात और दुनिया के हालात ये तय करेंगे कि पाकिस्तान में आगे किस तरफ जाना है। और वो हमें कह रहे हैं कि आप, हालात ही कह रहे हैं कि आप सब कुछ करें, इंतशार मुल्क के अंदर इस वक्त पैदा नहीं होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों वक्त के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।